हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज मैं आपको अपने व्यूवर्स की भेजी हुई कुछ घटनाएं बताने वाला हूं। ये घटनाएं सुनने में बहुत ही ज़्यादा अजीब है, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरी और मिस्टीरियस स्टोरी सुनना पसंद है तो आप हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी कोई अजीब सी घटना घटी हो तो वो सारी घटनाएं आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते वीडियो को करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में अंधेरों में अंधेरों में। मेरा नाम मनोज है। मैं सीतापुर का रहने वाला हूँ। ये घटना 2009 की है। मधु चाची रात में अपना सारा काम निपटा के ही सोने जाती थी। रात में खाना बनाने के बाद वो देर रात तक बर्तन मांज के साफ सफाई करके सोती थी। हमारा गांव काफी ज्यादा पुराना था, ठीक से डेवलपमेंट भी नहीं हुआ था। हमारे गांव में करीबन 200 घर थे और उन 200 घर में पूरे गांव में केवल 6 नल। वो नल कुएं के पास बने हुए थे। सरकार ने तो कई नलों को कई सालों से सर्विस भी नहीं करवाया था। मधु चाची उन्हीं में से एक नल पर बैठ के रात में बर्तन धो रही थी। वो नल हमारे घर के जस्ट सामने था, तो हमें पानी मिलने में काफी ज्यादा आसानी होती थी। उस वक्त हमारे गांव में ढेर सारे बड़े बड़े बर्तन होते थे। मेरा परिवार भी काफी ज्यादा बड़ा था। बड़ी बड़ी बटलियां, कढ़ाई, कुकर का तो जमाना भी नहीं था हमारे गांव में उस वक्त। बर्तन को अच्छे से मांजने के लिए मधु चाची चावल की भूसी का उपयोग करती थी, जिससे बर्तन बहुत अच्छे से मंजते थे और साफ सफाई भी बहुत हो जाती थी। वो घर में लेडीज में सबसे छोटी थी, इसलिए वो सारा काम खत्म करके ही सोने जाती थी ताकि दिन में उनको ज्यादा काम ना करना पड़े। मधु चाची की तबीयत भी अक्सर खराब रहती थी। मेरे चाचा और घर वाले उनसे बोलते थे कि वो ज्यादा काम ना करे, थोड़ा आराम भी कर लिया करे, लेकिन वो बातें नहीं सुनती थी। अपनी दवाइयां भी समय पे नहीं खाती थी। अक्सर यही बोला करती थी कि ये तो नॉर्मल जुकाम है, ठीक हो जाएगा। लेकिन उनकी ये बीमारी कुछ और ही थी। अंदर धीरे धीरे वो बीमारी बढ़ती चली गई। एक दिन रात के करीब 1 बजे मधु चाची अपना सारा काम खत्म करके आई और जैसे ही वो लेटने जा रही थी, अचानक से उनके सर में जोर से दर्द होने लगा और वो बेहोश हो गई। उनको सब लोगों ने उठाया, लेकिन वो नहीं उठी। उस समय हॉस्पिटल भी हमारे गांव से ज्यादा पास नहीं था। हमारे घर से 2 घर छोड़ के वैद्य जी रहते थे। उनको तुरंत बुला के लाया गया। वैद्य जी ने जब मधु चाची की नाड़ी चेक की तो उनकी नाड़ी नहीं मिल रही थी। उनकी हार्ट बीट भी बंद हो चुकी थी और वो मर चुकी थी। इतनी जल्दी उन्हें क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आया। किसी तरह उनको रात में सब लोग अस्पताल भी लेकर गए। अस्पताल पहुंचने के बाद जब डॉक्टर ने उन्हें चेक किया तो वो मर चुकी थी। वजह किसी को नहीं पता थी। काफी कोशिश करने के बावजूद भी जब वो होश में नहीं आई तो उनको मृत्यु घोषित कर दिया गया। उसी रात मधु चाची के शरीर को घर लाया गया। घर लाने से पहले उनके शरीर को एक गाड़ी में रखा गया था, जो कि शायद लाश ले जाने के काम आती थी। वो वहीं हॉस्पिटल के पास ही मिली थी। उनके मृत्यु शरीर को उस गाड़ी में रखने के बाद उसी में चाचा भी बैठ गए थे और मेरे पापा भी। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। गांव के कुछ और लोग थे जो कि अपनी मोटरसाइकिल से आ रहे थे। गाड़ी उसी वक्त रास्ते में चल रही थी। उस वक्त बारिश भी काफी तेज होने लगी थी और मौसम भी थोड़ा खराब चल रहा था। अस्पताल से हमारा घर करीब 11 किलोमीटर की दूरी पर था। वो लोग गाड़ी से आ रहे थे। जिस गाड़ी में मधु चाची का मृत्यु शरीर था, उसका टायर थोड़ी दूर आते ही एक जंगल के पास पंचर हो गया। दरअसल वो एक जंगल नहीं था, वो हमारे गांव के आम का बाग था। उस बाग में कई लोगों के पेड़ थे और कई लोग वहीं पर ही जाया करते थे जब उन्हें फल या किसी भी अन्य चीज की जरूरत पड़ती थी। उस गाड़ी का टायर उसी बाग के किनारे में ही पंचर हुआ था। वहां पे कई ढेर सारे मृत्यु शरीर भी जलाए जाते थे और वो इलाका हमारे गांव का थोड़ा बाहरी इलाका था। गांव के अंदर आने के लिए
उसी इलाके से होके जाना पड़ता था, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेकार चीज़ थी, क्योंकि हमारे गांव में जब भी कोई शुभ चीज़ भी होती थी, किसी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ या किसी की शादी हुई, तो उसी एरिया से होके ही आना पड़ता था। गांव वालों ने कई बार उस रास्ते को बंद करने की भी सोची, लेकिन कभी किसी को मौका ही नहीं मिला। लोग उसी रास्ते से लगातार आना जाना किया करते थे, इसलिए इस चीज़ को सब भूल गए। गाड़ी पंचर होने के बाद गाड़ी के ड्राइवर ने गाड़ी के टायर को चेंज किया। बारिश बहुत तेज हो रही थी, उसको टायर चेंज करने में थोड़ा समय लग गया। गांव के बाकी लोग, जो लोग बाइक से आ रहे थे, वो थोड़ा पीछे ही रुक गए थे, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज हो रही थी। उस वक्त उस बाग में मेरे पापा, चाचा, वो ड्राइवर और मेरी चाची का मृत्यु शरीर ही था। किसी तरह टायर को चेंज किया। टायर को चेंज करने से पहले ही पापा ने ऐसा महसूस किया कि गाड़ी के ऊपरी हिस्से पे कोई बैठा हुआ है। उनको कोई काली परछाई दिखाई दी, लेकिन उन्होंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि चाचा उस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, तो उन्हें संभालना ज़्यादा ज़रूरी था। उसके बाद बारिश में ही गाड़ी को हमारे घर ले जाया गया। मुझे आज भी साफ साफ याद है, मैं उस वक्त जग रहा था। जब वो गाड़ी आई तो चाचा और पापा चाची के शरीर को उतार रहे थे। मम्मी ने मुझे अंदर भेज दिया था, लेकिन तब भी मैं सब कुछ साफ साफ खिड़की से झांक के देख रहा था। उनके शरीर को उतार के जमीन पर रखा गया और बगल में ही कंडे को सुलगा दिया गया, ताकि वहां पर धुआं बरकरार रहे और आग जलती रहे। कहते हैं मृत्यु शरीर के पास हमेशा आग जलती रहनी चाहिए और लोहे का भी कुछ सामान रखा रहना चाहिए, वरना कई नकारात्मक आत्माएं उस शरीर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करती हैं। बारिश काफी ज्यादा तेज हो रही थी। पूरा गांव एकदम शांत था। बारिश की वजह से आधा गांव तो अपने घर से बाहर भी निकल के नहीं आया था। चाची का शरीर बरामदे में ही रखा हुआ था। अभी भी उसमें कोई क्रिया नहीं की गई थी, क्योंकि घर के कई लोगों को संदेश भेज दिया गया था। उनको भी आने में थोड़ा समय लगने वाला था। बारिश की वजह से उनको कोई साधन भी नहीं मिल रहा था। उस वक्त घर में मैं, चाचा, मम्मी, पापा और हमारे दादाजी ही थे। हम लोग सब जग रहे थे। उनका शरीर बरामदे में ही पड़ा हुआ था। बारिश बहुत ज्यादा तेज हो रही थी और बादल भी गरज रहे थे। बादल की गरज और उसकी हल्की फुल्की रोशनी चाची के शरीर पर पड़ रही थी, जो कि एक पुराने डबल बेड के चादर से ढका हुआ था। एक एक करके सब धीरे धीरे सोने लगे। चाचा जग रहे थे। वो पूरी रात चाची के शरीर के पास ही बैठे हुए थे। काफी ज्यादा थकान हो रही थी उनको, जो कि उनके चेहरे पे साफ साफ झलक रही थी। पापा ने जाके चाचा से बोला कि वो थोड़ी देर आराम कर ले, क्योंकि कल बहुत काम करना है और वो अगर जगते रहेंगे तो उनकी भी तबीयत खराब हो जाएगी। चाचा सो नहीं रहे थे, लेकिन पापा ने जबरदस्ती उन्हें सोने के लिए भेज दिया। वो कर भी क्या सकते थे। पूरा घर एकदम शांत था और पूरे गांव में किसी कुत्ते तक की भौंकने की आवाज नहीं आ रही थी। बस दो आवाजें ही सुनाई दे रही थी, बारिश की और बादल की गरज। इसके अलावा कुछ और सुनाई नहीं दे रहा था। सब कुछ एकदम शांत था। किसी को पता भी नहीं चला। बारिश की कुछ बौछारें इतनी तेज थीं कि वो चाची के मृत्यु शरीर तक गिर रही थी और उनके बगल में जो जलता हुआ गोबर का ओपला यानी कि कंडा रखा हुआ था, उस पे भी जाकर गिर रही थी। कुछ देर बाद वो ओपला जो जल रहा था वो पानी की वजह से बुझ गया और वहां पर धुआं होना बंद हो गया और आग एकदम शांत हो गई। दादाजी सो गए थे। मम्मी भी मेरे बगल में ही सो रही थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। चाचा भी आराम कर रहे थे। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो अपने कमरे में चुपचाप जाकर बैठे हुए थे। पापा चाची के मृत्यु शरीर के पास ही बैठे हुए थे। मुझे साफ साफ याद है, उस वक्त रात के करीब 2 या 2:30 बज रहे थे। एक जोरदार बिजली कड़की। जिस कमरे में मैं और मम्मी लेटे हुए थे, उसका दरवाजा नहीं बंद था, उस पे बस पर्दा लगा दिया गया था। दरवाजा इसलिए नहीं बंद किया गया था ताकि अगर किसी को किसी चीज की जरूरत हो तो मम्मी उसे जाकर दे दे। हमारे घर में सिर्फ 2 ही महिलाएं थीं, एक मेरी मम्मी और एक चाची। चाची अब खत्म हो गई थी। उस वक्त मैं चुपचाप अपने कमरे में लेटा हुआ था।
और दरवाजे के बाहर ही देख रहा था। बादल की गरजने की रोशनी मुझे साफ साफ दरवाजे पर झलकती दिखाई दे रही थी। उसी रोशनी में मैंने किसी को एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हुए देखा, और वो कोई महिला थी। मैंने साफ साफ उन्हें देखा था। ये मेरा कोई वहम नहीं था। उसने साड़ी पहनी हुई थी। वो एक तरफ से दूसरी तरफ घर के अंदर जा रही थी, मतलब घर के बरामदे से होते हुए किचन की तरफ। मुझे समझ में नहीं आया कि मैंने क्या देखा। मैं थोड़ा सा डर भी गया था, लेकिन मुझे लगा कि शायद गांव की कोई महिला आई होगी। चाची की एक सहेली थी जिसका नाम सुषमा था। वो अक्सर चाची से मिलने आया करती थी। सुषमा को अभी तक चाची की मौत के बारे में पता नहीं चला था, शायद इसीलिए वो मिलने आई हो। मैं तुरंत अपने बिस्तर से नीचे उतरा और मैंने सोचा कि मैं जाके सुषमा चाची को सब चीज बता दूं, लेकिन वो गायब हो गई। ऐसा लगा कि वो एकदम हवा हो गई हो। मैं कमरे से बाहर निकल के किचन की तरफ जाके देखने लगा। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मैं फिर दोबारा घर के बाहर की तरफ गया और मैं एक चीज देख के हैरान हो गया। मेरी चाची का मृत्यु शरीर वहां पर नहीं था, और जिस चद्दर से उसे ढक रखा था वो नीचे की तरफ पड़ा हुआ था। जिस तसले में गोबर के ओपले जल रहे थे उसमें पानी भरा हुआ था, और मेरे पिताजी बगल में ही बैठे हुए कुर्सी पर सो गए थे। दादाजी अपने कमरे में सो रहे थे, मम्मी अपने कमरे में सो रही थी, और चाचा जी ने अपने कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद किया हुआ था। उस वक्त पूरे घर में मैं ही जग रहा था। हमारे छत की तरफ जाने के लिए एक सीढ़ियां हैं। वो सीढ़ियां चारों तरफ से मोटी मोटी दीवालों से घिरी हुई हैं। उसमें ज्यादा रोशनी भी नहीं जाती है, लाइट भी नहीं थी, अंधेरा भी काफी ज्यादा था। छत पे जाने के लिए जब मैं उन सीढ़ियों से गुजरता हूँ तो ऐसा लगता है कि किसी अंधेरे कमरे से गुजर रहा हूँ। मुझे छत के ऊपर से छत का दरवाजा खुलने की आवाज आई। हमारे किचन के सामने वाला एरिया जहां पर सब जमीन पर बैठ के खाते हैं, उसके ऊपर कोई भी छत नहीं है। उससे साफ साफ पानी आसमान से नीचे चबूतरे पर ही गिरता है। मैं अपने आप को पानी की उन बूंदों से बचाते हुए सीढ़ियों की तरफ भागते हुए गया। मैंने सोचा कि मैं सीढ़ियों की तरफ जाऊं। मैं जैसी 2 सीढ़ियां ऊपर चढ़ के अंधेरे की तरफ घूमा, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उन सीढ़ियों पर कोई बैठा हुआ है। अंधेरे में मुझे ऐसा साफ साफ दिखाई दे रहा था कि कोने पर कोई है। सीढ़ियों के ऊपर का दरवाजा खुला हुआ था, और उससे चमकती हुई रोशनी से मुझे उनकी परछाई साफ साफ नजर आई। वो कोई औरत थी। मैं समझ गया था कि वो कोई और नहीं, चाची हैं, क्योंकि उनका शरीर वहां पर नहीं था। मैं बहुत ज्यादा डर गया था। उनको देखते ही मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा। वो बहुत ज्यादा अजीब लग रही थी। मेरी आंखों के सामने ही वो सीढ़ियों पर बैठ के मुझे घूर रही थी। उनके पीछे चमकती हुई बिजली मुझे आज तक याद है। उनको देखते ही मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा और सीढ़ियों से नीचे उतर आया। मैं किचन के सामने के उसी चबूतरे से भागते हुए जा रहा था जहां पर पूरा पानी चबूतरे पर पड़ा हुआ था। मैं वहां पर फिसल गया और जाके सीधा चाचा के कमरे से लड़ा। मेरे चिल्लाने की आवाज सुन के पापा तुरंत उठ गए और मम्मी भी उठ गई। चाचा भी तुरंत अपने कमरे से बाहर आए। उन्होंने देखा कि मैं जमीन पर गिरा हुआ हूं। पापा की जैसी आंखें खुली, उन्होंने देखा कि चाची का शरीर वहां पर नहीं है। वो सब लोग भागते हुए मेरे पास आए और मैंने उन्हें बताया कि चाची ऊपर सीढ़ियों के पास बैठी हुई हैं। मैंने जैसे ही सबको ये बात बताई, सब एकदम हैरान हो गए। चाचा और पापा तुरंत सीढ़ियों की तरफ भागते हुए गए। उन्हें वहां पर कोई भी नहीं दिखा, लेकिन सीढ़ियों के ऊपर का दरवाजा खुला हुआ था। दोनों लोग छत पर गए तो वो दोनों देख के हैरान हो गए। चाची का शरीर छत के बीच में ही पड़ा हुआ था, बारिश में भीग रहा था, और उनके पूरे कपड़े खुले हुए थे। ऐसा लग रहा था कि कोई उनके शरीर में घुस के ये सब हरकतें कर रहा था। बाल पूरे बिखरे हुए थे, मुंह खुला हुआ था, और आंखें एकदम पत्थर की हो गई थी और पलट गई थी। उस दृश्य को देख के पापा और चाचा बहुत ज्यादा डर गए थे। उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उनके शरीर के पास वो लोग जाए, पर किसी तरह ऊपर वाले का नाम लेते हुए वो लोग चाची के शरीर के पास गए। उन्होंने चाची के शरीर को हिलाने की कोशिश की। चाचा को लग रहा था कि शायद वो अभी भी जिंदा है और उठकर खड़ी हो जाएंगी,
लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर चाचा और पापा उनके शरीर को वापस उठा के उसी जगह पर लेकर आए और दोबारा आग जलाई। फिर वहीं पर सब लोग बैठे हुए थे। मम्मी ने मुझे दोबारा कमरे के अंदर भेज दिया, लेकिन मैं कमरे में नहीं रुक रहा था, इसलिए मैं दादाजी के पास जाकर सो गया। कुछ देर बाद बारिश भी बंद हो गई और सुबह के 4 बज गए थे। गांव में सब लोग जल्दी उठ जाते हैं। धीरे धीरे पूरे गांव को पता चल गया कि चाची अब नहीं रही हैं। घर के सामने भीड़ लगना चालू हो गई और फिर चाची का अंतिम क्रियाक्रम भी किया गया। लेकिन रात में घटी इस घटना के बारे में हमारे घर वालों ने किसी को नहीं बताया। वापस आके उसी रात में सब लोग दोबारा एक साथ बैठे हुए थे और आपस में बात कर रहे थे कि जो कुछ भी कल घर में घटा, आखिर वो हुआ क्यों, और आगे ऐसी कोई अजीब सी घटना ना घटे इसका उपाय भी ढूंढने लगे। पापा ने सबको ये बताया कि जब उस जंगल में रात में गाड़ी खराब हो गई थी तो उनको कोई अजीब सी परछाई गाड़ी के ऊपर भी नजर आई थी। हो सकता है कि वो कोई आत्मा हो या कोई भूत प्रेत हो जो कि उस वक्त चाची के मृत्यु शरीर के अंदर घुस गया हो और उसने अपनी जगह बना ली हो। सब लोगों ने यही अनुमान लगाया था कि उस रास्ते से हम लोगों को कोई भी मृत्यु शरीर लेकर नहीं आना चाहिए था, और वही हुआ भी जिसका डर था। खैर, चाची के उस शरीर को फिर वहीं पर ही जलाया गया जहां पर वो गाड़ी खराब हुई थी। हो सकता है वो आत्मा वहीं पर ही उनके शरीर से निकल के बाहर चली गई हो। 13 दिन के बाद घर में पूजा पाठ हुई और पूरे घर को दोबारा शुद्ध किया गया। ऐसी कोई घटना दोबारा हमारे घर में नहीं घटी, लेकिन उस दिन के बाद से मुझे अपने ही घर में डर लगने लगा। और फिर जब मैंने अपनी 12वीं पास की तो मैं पढ़ाई के लिए शहर आ गया। और ये घटना जो हमारे घर में घटी ये बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। वो रात मैं अपने पूरे जीवन में कभी भी भुला नहीं पाऊंगा। तो दोस्तों, ये थी मेरे व्यूअर की भेजी गई पहली घटना। अब मैं आपको एक दूसरी घटना बताने वाला हूं। ये दूसरी घटना मुझको अभिषेक जी ने अलीगढ़ से भेजी है और अब आगे की घटना मैं आपको अभिषेक जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरी छोटी माँ मुझे ज़्यादा पसंद नहीं करती थी। मेरी जो असली माँ थी उसकी मौत हो गई थी मेरे पैदा होने के 2 महीने बाद ही। दरअसल जब मैं उनके पेट में था तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने लगी थी। डॉक्टर ने भी पिताजी से बोला था कि हम माँ या बच्चा में से दोनों में से किसी एक को ही बचा पाएंगे। उस वक्त पिताजी ने भी बोला था कि उन्हें बच्चे की कोई भी फिक्र नहीं है, डॉक्टर्स माँ को बचाएं। लेकिन ऊपर वाले का कुछ ऐसा आशीर्वाद था कि मैं और मेरी माँ दोनों बच गए। लेकिन माँ की तबीयत ज़्यादा खराब रहने लगी। वो इस चीज़ को झेल नहीं पाई। कभी उसका बीपी बढ़ जाता था तो कभी उसको पीलिया हो जाता था। उसका शरीर कमज़ोर हो गया था। 2 महीने बाद ही उसकी मौत हो गई। मैं अपनी माँ का चेहरा भी नहीं देख पाया था। मेरे पास उनकी एक पुरानी फोटो पड़ी हुई है जो कि आधी धुंधली है। मुझे आज भी नहीं पता कि वो दिखती कैसी थी। ये घटना 1980 की है। मैंने अपना असली नाम आप लोगों को नहीं बताया। मेरी माँ के मर जाने के बाद से पिताजी मुझे मनहूस मानने लगे थे। मेरी ज़्यादा देखभाल नहीं होती थी। 1 साल बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली, क्योंकि पिताजी की पहली शादी को भी बस 1 ही साल हुए थे। मुझे दादा दादी के पास छोड़ दिया और पिताजी छोटी माँ के साथ शहर चले गए। वो कभी कभार गांव आया करते थे, लेकिन वो मुझसे ज़्यादा बात नहीं करते थे। छोटी माँ भी मुझसे बहुत ऐंठ के बात करती थी। छोटी माँ का एक और लड़का था, उसका नाम रोहन था। रोहन मुझे बहुत मानता था। वो मेरा छोटा भाई था और दादा दादी ने मुझे इसी प्रकार के संस्कार भी दिए थे कि मैं अपने छोटे लोगों से हमेशा अच्छे से बात करूं। लेकिन मेरी माँ कभी भी रोहन को मेरे साथ खेलने नहीं देती थी, न मुझसे बात करने देती थी। वजह मुझे कभी भी पता नहीं चली थी। हाँ, मुझे लेकिन इतना ज़रूर पता था कि पिताजी मुझे ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। रोहन भी जब घर आता था तो वो छोटी माँ की गैर हाजिरी में मेरे साथ खूब खेलता था और मुझसे बातें भी किया करता था। एक दिन पिताजी और छोटी माँ गांव में ही अपने पुराने दोस्तों से मिलने के लिए गए थे।
मैं, दादा दादी और रोहन घर पर अकेले थे। बोर भी हो रहे थे। दादा दादी ने मुझसे बोला कि मैं रोहन को ले जाके बाग घुमा लाऊं। मैंने पहले थोड़ा सा मना किया, लेकिन उसके बाद जब रोहन ने मुझसे दोबारा जिद की तो मैं उसको बाग घुमाने के लिए तैयार हो गया। मैंने उसे अपनी छोटी साइकिल पर बैठाया और बाग घुमाने के लिए लेके चला गया। हमारा बाग बहुत ज्यादा बड़ा था। वहां पर ढेर सारे पेड़ थे। हालांकि अभी आम का सीजन आया नहीं था। रोहन को पेड़ पे चढ़ना बहुत अच्छा लगता था। उसने मुझसे कहा कि आप मुझे पेड़ पर चढ़ना सिखा दो। मैंने उसे मना किया, क्योंकि अगर वो गिर जाता या उसे चोट लग जाती तो छोटी माँ सारा इल्जाम मुझी पे डाल देती। रोहन ने मुझसे बहुत ज्यादा जिद की। हम दोनों की उम्र लगभग एक ही थी। वो मुझसे 1 साल छोटा था, लेकिन फिर भी हम दोनों एक दूसरे को नाम से ही बुलाया करते थे। वो पेड़ की ऊंचाई पर बैठा हुआ था और मैं जस्ट उसके नीचे ही खड़ा था कि अगर वो फिसले तो मैं उसे पकड़ लूं। ऊंचाई में खड़े होने की वजह से हम जिस पेड़ के सामने खड़े थे उसके पीछे हिस्से पर उसे कोई चीज पड़ी दिखाई दी। वो तुरंत पेड़ से नीचे उतरा और पीछे की तरफ मुझे धक्का देके भागने लगा। मैंने उसे रोकने की कोशिश की। मैंने बोला, अरे तू कहां जा रहा है, रुक जा। वो हंसते हुए उसी पेड़ के पीछे भाग गया और उस पेड़ के पीछे से तांबे का एक लोटा उठाया जो कि उल्टा रखा हुआ था। उस लोटे के अंदर चावल, नींबू, काला तिल और कुछ पुराने सफेद बाल थे जो कि किसी औरत के थे। मैं भाग के रोहन के पास गया तो मैंने देखा कि उसके हाथ में वो लोटा था और उसमें जितनी भी सामग्री थी वो सारी जमीन पर पड़ी हुई थी और उस जमीन के बगल में एक लाल रंग का कपड़ा पड़ा हुआ था जिसपे कोई अजीब सी चीज लिखी हुई थी जिसके बारे में मुझे नहीं पता। वो किस अक्षर में और किस शब्द में लिखी थी मुझे आज तक नहीं पता चला। मैंने रोहन से तुरंत उस लोटे को फेंकने के लिए बोला। मैंने उससे बोला कि तूने ये क्यों किया। उसको कुछ भी नहीं पता था कि वहां पर क्या चीज रखी है और वो क्या पड़ा हुआ है। वहां पर किसी ने कोई काली विधि की थी। शायद किसी आत्मा को बंधित किया था। किस लिए और कब, इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। इस बाग में ऐसा कभी कोई नहीं करता है। किसने किया और क्यों किया, इसका पता लगाना अब जरूरी हो गया था। मैं रोहन को लेके तुरंत घर की तरफ जा रहा था। हल्की फुल्की शाम हो गई थी। अंधेरा लगभग हो चुका था, लेकिन हमें सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। मैंने तुरंत रोहन का हाथ पकड़ा और उसे तुरंत घर चलने के लिए बोला। रोहन जबरदस्ती बोला कि उसे और खेलना है। मैंने उसे डांटा और फिर उसको घर लेके चला गया। जब मैं उसको बगीचे से घर की तरफ ले जा रहा था तो सारे कुत्ते जो कि गांव में भटका करते थे वो मुझे और रोहन को देख के भौंक रहे थे। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। हम एकदम शांतिपूर्वक जा रहे थे। हमने किसी भी जानवर को नहीं छेड़ा था। रास्ते में खूंटे में बंधी गाय सब हमारी तरफ ही देख रही थी और अजीब अजीब आवाजें निकाल रही थी, जैसे वो हमें किसी प्रकार का संकेत देना चाह रही हों कि हमारी जान खतरे में है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। रोहन को ये सब चीजें समझ में नहीं आ रही थी। वो बस इतना ही बोल रहा था कि उसे भूख लगी है और मैं उसे घर ले चलूं। लेकिन भौंकते हुए वो कुत्ते और गाय बैलों का वो शोर मुझे यही संदेश दे रहा था कि कुछ गलत जरूर हुआ है। मैं भागते हुए घर गया, लेकिन रोहन को घर के अंदर लेकर नहीं आया। मैंने उसे किसी तरह बहला फुसला के बरामदे में बाहर खटिया पर ही बैठा दिया और भाग के दादा दादी के पास गया और उनको सारी चीजें बताई। दादा दादी ने मुझसे बोला कि इसके बारे में पिताजी और छोटी मां को बिल्कुल भी ना बुलाऊं। वहां किसी ने किसी आत्मा को बंद किया था जो कि बहुत खतरनाक आत्मा होगी, वरना ऐसे बंधित आत्माओं को कोई इस तरह बगीचे में नहीं रखता है। हो सकता है कि वो किसी के घर में बहुत ज्यादा परेशानी दे रही हो और उसे किसी ने वहीं जंगल में बांध के रखा हो और शायद जब रोहन ने उसे छुआ हो तो वो उसके ऊपर हावी भी हो गई हो। इसके बारे में दादा दादी को कोई भी ज्यादा जानकारी नहीं थी। मुझे दादी ने तुरंत बोला
कि मैं तुरंत गांव के कोने में जाके अशोक पंडित को लेकर आऊं। अशोक पंडित को इन सब चीजों के बारे में बहुत जानकारी थी। छोटी माँ और बाबा अभी तक घर नहीं आए थे। रोहन को मैंने घर के बाहर ही चुपचाप बैठा दिया था और खाने के लिए कुछ टॉफियां दे दी थी। वो वहीं पर ही बैठा हुआ था। मैंने तुरंत अपनी साइकिल उठाई और अशोक पंडित के घर के लिए निकलने लगा। रोहन ने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। मैंने उससे कहा कि बस कुछ ही देर में मैं आ रहा हूं, मैं कुछ सामान लेने जा रहा था। रोहन ने मुझसे कहा कि जल्दी आना, मुझे भूख लगी है, फिर हम लोग कुछ खाने चलते हैं। मैंने कहा ठीक है। मैं भागते हुए अशोक पंडित के घर गया। वो अपने खटिया पर ही 4 लोगों के साथ बाहर बरामदे में बैठे हुए थे। मैंने उन्हें कोने में बुलाया और सारी बातें बताई। अशोक पंडित ने मुझे शांत रहने के लिए बोला और कहा कि इसके बारे में मैं ज्यादा बात ना करूं। वो तुरंत अपने घर के अंदर गए और एक पोटली लेकर आए। उन्होंने कहा कि इस पोटली में रखी हुई सामग्री को मैं रोहन के ऊपर से 7 बार उतार दूं जब वो काफी ज्यादा गहरी नींद में हो। मैंने कहा ठीक है। उसने कहा उसके बाद इस पोटली को मैं खोलूं ना और चुपचाप इस पोटली को वहीं पर जाके रखाऊं जहां पर वो लोटा पड़ा हुआ था और जहां पर रोहन ने वो सामग्री देखी थी। अगर इसके बाद भी कोई दिक्कत आए तो मैं उन्हें दोबारा आके बुला लूं। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने वो पोटली लाल रंग के ही कपड़े में मुझे बांध के दी थी। उसको मैंने अपने हाथ में लिया तो साफ साफ ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके अंदर चावल है, लेकिन मैंने उनसे कोई भी सवाल या जवाब नहीं किया। मैं चुपचाप उस पोटली को लेकर घर आ गया। मैंने दादा दादी को सब कुछ बताया जो कि अशोक पंडित ने मुझे करने के लिए बोला था। दादी ने मुझसे बोला कि छोटी माँ और पिताजी के आने से पहले मैं ये सारा कार्यक्रम खत्म कर दूं। मैंने तुरंत रोहन को घर के अंदर बुलाया, खाना खिलाया और उसे सोने के लिए बोला। उस वक्त शाम के 8 बज गए थे। हमारे गांव में 8 बजे तक अंधेरा हो जाता है, सब सो जाते हैं। रोहन को अभी सोना नहीं था। मैंने उसे किसी तरह डांट के सुला दिया। मैंने बोला कि माँ आएंगी तो गुस्सा करेंगी कि अभी तक तुमने खाना नहीं खाया और तुम सोए भी नहीं हो, जाओ सो जाओ। उसके बाद दादा दादी ने भी उसे डांटा तो वो रोते हुए सो गया। कुछ देर बाद जब वो एकदम गहरी नींद में हो गया तब मैंने अशोक पंडित के द्वारा दी गई उस पोटली को बाहर निकाला और उसके ऊपर से 7 बार घुमाने लगा। मैं जितनी बार भी उस पोटली को उसके ऊपर से घुमा रहा था उतनी बार उस पोटली का वजन धीरे धीरे हल्का हल्का भारी होता जा रहा था। इससे मुझे यह समझ में आ रहा था कि हो सकता है वो पिशाच या वो भूत जो शायद रोहन के ऊपर हावी हुआ हो वो दोबारा उसी पोटली के अंदर घुसता जा रहा हो। मैंने 7 बार वार किए उसके ऊपर से पोटली को कमरे से बाहर निकाला और दरवाजे को बंद कर दिया। दादा दादी ने मुझे ये करते हुए देखा भी। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं जाके इस पोटली को वहीं पर रख के आऊं जहां पर रोहन ने उस लोटे को उठाया था। मैं कमरे से बाहर ही निकल रहा था तभी छोटी माँ और पिताजी आ गए। छोटी माँ ने भी मुझे उनके कमरे से बाहर निकलते हुए देख लिया था और मेरे हाथ में वो पोटली भी थी। वो वैसे ही मुझे ज्यादा पसंद नहीं करती थी। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं जरूर कुछ उनके कमरे से चुरा के निकल रहा हूं। उसी वक्त घर में लड़ाई झगड़ा भी होने लगा। मैंने उन्हें बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने पिताजी को भी समझाने की कोशिश की कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पिताजी ने सारी बातों को साइड में रखा और मुझे उन्होंने बोला कि अगर ऐसा कुछ नहीं है तो छोटी माँ की तसल्ली के लिए पोटली खोल के उनको दिखा दो। मैं पोटली खोल नहीं सकता था क्योंकि अशोक पंडित ने मुझे पोटली खोलने के लिए मना किया था। मैंने फिर दादा दादी की तरफ देखा। दादा दादी ने भी माँ और बाबूजी को यही बोला कि मैं उस पोटली को ना खोलूं, लेकिन छोटी माँ मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। मैंने बार बार उन्हें मना किया। वो मेरे हाथ से पोटली को खींचने लगी। खींचातानी में मेरे हाथ से वो पोटली छूट गई और नीचे गिर के खुल गई। उसके अंदर भी ढेर सारे चावल, नींबू, 2-3 काली चूड़ियां, पुराने बाल और बहुत ही अजीब अजीब सामग्रियां थीं। जैसे ही वो पोटली जमीन पर गिरी अंदर से मोहन के चिल्लाने की आवाज आने लगी। वो बहुत ज्यादा डर गया था। हम लोग तुरंत दरवाजा खोल के अंदर गए
तो मोहन अपने बेड के नीचे घुसा हुआ था और वो जोर जोर से हंस रहा था। हम सबने बेड के नीचे देखा तो मोहन अंदर ही बैठा हुआ था। हम लोग उसे बाहर बुला रहे थे तो मोहन ने बहुत अजीब से जवाब दिया, तुम यहां से चले जाओ वरना मैं इस बच्चे को मार डालूंगा। ये रोहन की आवाज तो बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं किया। मुझे लगा कि ये चीज और बढ़ती चली जाएगी। मैं तुरंत अशोक पंडित के घर भागते हुए गया। वो सो रहे थे, उन्हें जगाया और जितनी जल्दी हो सके उनका सारा सामग्री की पोटली लेके अपने घर वापस आया। कुछ देर में मेरे पीछे पीछे अशोक पंडित भी भागते हुए आए। उन्होंने भी रोहन को देखा। रोहन की आंखें पलट गई थी। वो कभी ऊपर की तरफ देख रहा था तो कभी जोर जोर से हंस रहा था। वो अपने हाथों से अपने मुंह पे थप्पड़ मार रहा था, अपने नाखूनों से अपने मुंह को नोच रहा था, छील रहा था। वो अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहा था। वो रोहन नहीं था। अशोक पंडित ने उसी पोटली को रोहन के ऊपर रखा। रोहन जोर से चिल्लाने लगा और अशोक पंडित के पैर पकड़ के उसने खींच लिए। वो गिरते गिरते बचे। अशोक पंडित ने मुझे तुरंत रोहन को पकड़ने के लिए बोला। मैंने उसे जोर से पकड़ा। पिताजी ने भी उसको पकड़ा। अशोक पंडित ने उससे पूछा कि तुम कौन हो, क्यों इस बच्चे को तंग कर रहे हो? उसने बोला, मैं चुपचाप अपनी बगीचे में लेटा था। इसने आके मेरे भोजन को लात मारी और फिर उसे उठा लिया। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। जब तक इसकी मौत नहीं हो जाती है मैं इसी के शरीर में वास करूंगा। अशोक पंडित ने उसे वहां से जाने के लिए बोला, पर वो नहीं मान रहा था। उसने बोला कि तुम इस बच्चे के शरीर से अभी निकल जाओ। उसने मना किया। फिर अशोक पंडित ने अपने पास रखे किसी पानी को उसके ऊपर डाला। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसको मैं और पिताजी दोनों लोग काबू नहीं कर पा रहे थे। मेरी उम्र और रोहन की उम्र तो लगभग एक ही थी, लेकिन हाँ, मेरे शरीर में उससे थोड़ी सी ज्यादा ताकत थी, लेकिन तब भी मैं उसे काबू नहीं कर पा रहा था। पिताजी ने उसे अपने दोनों हाथों से पकड़ा और कस के बांध दिया। मैं भी रस्सी लेकर आया और उसको वहीं दरवाजे से बांध दिया। अशोक पंडित ने दोबारा वही पोटली निकाली जो उन्होंने पहले मुझे दी थी। उन्होंने रोहन के ऊपर से उस पोटली को 7 बार उतारा और उस पोटली को उतारते ही रोहन अचानक से सो गया। उसके चेहरे से खून बह रहा था, जो कि उसने बहुत बुरी तरीके से खुद को नोचा था। अशोक पंडित ने उस पोटली को तुरंत मुझे वहीं पर ले जाके रखने के लिए बोला जहां पर रोहन ने उस लोटे को उठाया था। मैं भागते हुए उसी जगह गया। जब मैं भागते हुए उस जगह जा रहा था तो सारे कुत्ते मुझे देखकर भौंक रहे थे। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वो कुत्ते भागते हुए मेरे ही पीछे आ रहे थे। मैं अपने बाग के पास जब पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां पर बहुत ही अजीब सी चीजें महसूस हो रही हैं। ऐसा लग रहा था कि मेरा दम घुट रहा है। वहां पर और भी कई सारी काली आत्माएं थी जो कि मुझे वहां पर जाने से रोक रही थी। वो शायद चाहती थी कि मैं वहां पर ना जाऊं। मैंने फिर ऊपर वाले का नाम लिया और अपने मन में ईश्वर का नाम लेते हुए आगे बढ़ता रहा। मैं जब वहां पर पहुंचा तो वो लोटा और पुराना चावल और पुरानी सामग्री वहीं पर ही पड़ी हुई थी। मैंने उसी जगह उस सामग्री को रखा, हाथ जोड़े और बिना पीछे पलटे दोबारा भागते हुए घर की तरफ वापस आ गया। जब मैं घर वापस आया तो रोहन सो रहा था। दादा दादी बरामदे में बैठे हुए थे। पिताजी को दादी सारी बातें बता रही थी और मां अंदर रो रही थी। अशोक पंडित भी पिताजी के साथ ही बैठे हुए थे। गांव में ज्यादा हल्ला ना हो इसलिए हम लोग बहुत शांति से बात कर रहे थे। कुछ लोगों को शायद पता भी चल गया था, लेकिन वो अपने घर से बाहर नहीं आए थे। अशोक पंडित फिर अपने घर चला गया और मैंने पिताजी को सारी बातें बताई। उन्होंने पहले मुझे देखा, पता नहीं आखिर उन्हें क्या हुआ। वो फिर अपने कमरे में गए। मां ने उन्हें बोला कि मेरा बच्चा यहां मर जाएगा, हमें यहां से लेकर चलो। पता नहीं क्या काला जादू करते हैं तुम्हारे परिवार वाले, मार डालेंगे मेरे बच्चे को। पिताजी ने मां को शांत कराया और बोला कि हम कल ही यहां से निकल लेंगे। रात भर उन लोगों ने अपने सामान को बांधा। दादी और बाबा ने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन पिताजी ने बोला कि मां, अब मैं अपने बीवी बच्चों को लेकर यहां पर नहीं आऊंगा। हर हफ्ते पैसे भिजवाता रहूंगा, परेशान मत होना।
पिताजी और माँ सुबह की बस पकड़ के वापस शहर चले गए। करीबन 1 साल तक पिताजी घर नहीं आए, हालांकि वो मनी ऑर्डर हर महीने भेज दिया करते थे। मैं अक्सर दादा दादी से इसके बारे में बात करता था। मुझे पता है कि पिताजी आज भी मुझे अपनी माँ की मौत की वजह मानते हैं और उनके लिए मैं बहुत ज़्यादा मनहूस हूँ। वो यही सोचते कि ऐसा ना हो कि मेरी वजह से छोटी माँ और रोहन को कोई दिक्कत हो जाए। शायद इसीलिए वो अब घर नहीं आते। दादा दादी ने मुझे शांत कराया, मैं उन्हीं के साथ रहता था। कुछ वर्ष बाद दादी की मृत्यु हो गई और करीब उसके 3 साल बाद दादाजी भी खत्म हो गए। पिताजी मुझसे मिलने कभी कभार आया करते हैं, लेकिन रोहन और छोटी माँ मुझसे बात नहीं करते। पता नहीं रोहन को क्या हो गया। यह घटना फिर मैंने अपने कई दोस्तों को बताई। आज भी उस बाग में लोग काला जादू किया करते हैं, लेकिन मैं अब उस बाग में नहीं जाता हूं और ये घटना बहुत ही ज्यादा अजीब थी। तो ये थी दूसरी घटना। अब मैं आपको एक तीसरी घटना बताने वाला हूं जो कि मुझे ब्रजेश जी ने कटिहार से भेजी है। ब्रजेश जी ने पहले भी एक घटना मुझे भेजी है जो कि इनके साथ घटी थी, और कुछ ही दिन पहले उन्होंने मुझे एक और घटना जो कि उनके और उनकी टीम के साथ घटी है वो उन्होंने मुझसे शेयर की है, और वो घटना आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ब्रजेश जी ने यह घटना मुझे एक ऑडियो फॉर्म में भेजी थी जो कि क्लियर नहीं थी, तो फिर मैं ये सारी घटना आपको अपने हिसाब से बताऊंगा। मैं एक यूट्यूबर के साथ काम करता हूं जिसके सिलसिले में मुझे कई बार शूटिंग के लिए भी जाना पड़ता है। अभी हाल ही में हम लोगों ने एक वीडियो शूट किया जिसके लिए हमें एक लोकेशन की ज़रूरत थी जो कि एक खंडहर टाइप का लोकेशन था। हमने उस लोकेशन के बारे में पहले भी बहुत सुना हुआ था कि वहां पर कई लोगों की मौत हुई है, कई लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार करके वहां पर मार दिया गया है, भूत प्रेत वहां पर रात में भटका करते हैं। हमारी टीम बहुत ज़्यादा बड़ी थी, उसमें करीबन 20 से 25 लोग थे, तो हम लोगों ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हमें काफ़ी मुश्किल से वो लोकेशन मिली थी और हमारी शूट के लिए वो लोकेशन सबसे बेस्ट थी, तो हम चाह कर भी उसे छोड़ नहीं सकते थे। उस लोकेशन पे जो सिक्योरिटी गार्ड था उसने हमसे अनुरोध किया था कि हम शाम के 8 से 9 बजे तक अपना शूट कंप्लीट कर लें, लेकिन शूट हमारा काफ़ी ज़्यादा लंबा चला। हमें शूट करते हुए रात के काफ़ी देर हो जाते हैं। उस समय हमारी टीम में एक छोटा सा बच्चा भी था जिसका नाम मैं आप लोगों को नहीं बता सकता हूं। हमने उस सिक्योरिटी गार्ड की बात नहीं मानी और शूट के लिए वहां पर चले गए। रात के करीबन 1 से 2 बजे के बीच में हमारे कैमरास और जितने भी इक्विपमेंट थे उनमें काफ़ी अजीब सी हरकतें होने लगी, जैसे कैमरा अपने आप ऑन या ऑफ होना, लाइट्स अपने आप जल बुझ रही थी और अपनी डायरेक्शन को भी बदल रही थी। पहले तो इतना किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जो छोटा बच्चा हमारी टीम में था उसको शूट के दौरान खंबे के पीछे एक उसी की हाइट की लड़की खड़ी दिखाई दी जो कि अचानक से गायब हो गई। वो बहुत ज़्यादा डर गया था। पहले लोगों को लगा कि शायद ये उसका कोई वहम है, लेकिन जो हमारे मेन वीडियोग्राफर थे, जब उनको ऐसा महसूस हुआ कि उनके बगल से कोई गुजर के गया है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। धीरे धीरे सबको ऐसी हरकतें महसूस होने लगी। कोई किसी के कान के पास आके फूंक के चला जा रहा है, तो किसी को ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई उसके बगल से भाग के गया हो। कुछ लोगों को तो काली परछाई भी नजर आई। सब लोग डर गए और उसी वक्त हम लोग अपने सारे इक्विपमेंट वहीं पर छोड़ के वहां से भाग गए। हमने उस दिन वहां पर शूट कंटिन्यू नहीं किया। हम बहुत ज़्यादा डर गए थे। हम लोगों को फिर समझ में आया कि अगर हम किसी की भी जगह पर जाते हैं, चाहे वो भूत प्रेत ही क्यों ना हो, हमें वहां पर आज्ञा लेनी चाहिए। वैसे हम बहुत अच्छी वीडियो का काम शूट करने जा रहे थे। हमारे जो मेन यूट्यूबर थे, हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि अगले दिन वो वहां पर दोबारा चले और वहां पर रहने वाले भूत प्रेत या जो कोई भी है उनसे एक बार आज्ञा ले और विनती लेके काम चालू करे, क्योंकि हम चाहकर भी उस लोकेशन को छोड़ नहीं सकते थे। अगले दिन हम लोग दोबारा वहां पर गए। थोड़ी हम लोगों ने पुलिस की भी मदद ली, उनकी गाड़ी वहां पर आके खड़ी भी हुई थी। हमारे मेन यूट्यूबर जाके उन्होंने वहां पर आज्ञा ली कि हमसे जो भी गलती हुई है हमें माफ़ करिए, हम यहाँ पर एक अच्छे वीडियो की शूटिंग करने जा रहे हैं। उन्होंने अपने मन में ही ईश्वर का नाम लिया और फिर हम लोगों ने अपने शूट को दोबारा चालू किया और अगले दिन ऐसी कोई भी आपत्ति नहीं आई और हमने सारा शूट अच्छे से कंप्लीट कर लिया।
तो दोस्तों ये थी ब्रजेश जी के द्वारा भेजी गई एक और घटना। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।